हमारे छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित इस मतदाता अभिनंदन के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी कन्नौज जिले के अध्यक्ष श्री वीर सिंह भदौरिया जी, हमारे छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय दीदी अर्चना पांडे जी, हमारे लोकसभा के संयोजक आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह राजपूत जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन प्रिया साकी जी, पूर्व अध्यक्ष भाई श्री योगेंद्र भदौरिया जी और यहाँ के ऊपर आए हुए सभी उपस्थित सम्मानित कार्यकर्ता बहनों भाइयों, यह लोकसभा का चुनाव 2024 का सही मायने में मेरे अपने जीवन काल में मैंने बहुत चुनाव में तो प्रतिभाग नहीं किया। 2000 सक्रियता के रूप में 2007 से ही एक तरीके से पहला चुनाव मेरे सामने था। उससे पूर्व अपना व्यवसायी था, छात्र था, तो उतना पॉलिटिकल नहीं था। लेकिन 2007 से मैंने अब तक जितने चुनाव देखे हैं उनमें सब में एक अलग तरीके का चुनाव या 2024 का चुनाव था। अब ये लोकतंत्र में चुनाव एक युद्ध के समान होता है। पहले युद्ध होते थे, युद्ध से सरकारें चुनी जाती थी। आज चुनाव होते हैं, चुनाव से सरकारें चुनी जाती हैं। तो युद्ध में तो ये तय है कि जीत होती है या हार होती है, दो में से तो एक ही होती है। तो निश्चित रूप से इस युद्ध में भी अब जो भी हम लोगों के लिए परिणाम रहा एक अलग विषय है। और अब उस परिणाम में यदि हम आप देखो तो हम लोग चर्चा करते हैं कि जीत के 1000 कसम और हार बिचारी बेवा है। तो मैंने अगर जीत हुए तो अरे हमने जिता दिया, हमने जिता दिया, हमने जिता दिया, और उसके बाद हार हुई तो बताओ कोई कहता है हमने हरा दिया? कोई नहीं कहता हमने हरा दिया। लेकिन जीतते हो तो सब कहते हैं हमने जिता दिया। तो कुल मिलाकर ये जीत हार परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। अगर किसी के ऊपर हम चिन्हित करके आरोप करें कि इन्होंने हरा दिया तो ये फिर उचित नहीं होता है। फिर इसके मतलब वो व्यक्ति इतना बड़ा हो गया कि वो चुनाव जिता देगा, चुनाव हरा देगा, तो फिर वही सर्वे सर्वा है। तो ये हमारे मन की खिन्न होती है कि हम एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। तो निश्चित रूप से अब जो भी परिणाम रहे सहर्ष स्वीकार है और मुझे कोई दुख भी नहीं है। आप कहो कि अगर दुख नहीं है तो क्यों? अरे भैया, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैं वहां से सांसद बनूंगा। कहां से कन्नौज से मैं बन गया। अब जब मैं सांसद बन गया तो किसने बनाया? आप ही लोगों ने तो बनाया, आपके जैसे लोगों ने बनाया। मेरी क्या हैसियत है? तो परिवार में कोई नेता भी नहीं था। तो ये भी हो कि न तो कोई राजनीतिक विरासत थी, ना पिताजी ही कभी नेता रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आप सबके बीच से काम करते हुए आया और कन्नौज लोकसभा का सांसद चुना गया, वो भी अखिलेश यादव की पत्नी को हराकर। तो मैं समझता हूं मेरे लिए इससे बड़ा कोई सुकून का विषय हो ही नहीं सकता। और पूरे जीवन, जब तक जीवन रहेगा, आने वाली पीढ़ियों से कहकर जाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता के चरणों का सम्मान करना, जिसके कारण से तुम्हारे परिवार को इतना बड़ा सम्मान मिला, इतना बड़ा सम्मान मिला। तो इसलिए मुझे इस चुनाव में कोई हार का दुख नहीं है, कदापि दुख नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा मुझे सुकून इस बात का है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए और उन्होंने भारत को बचा दिया। मेरे मित्रों, उन्होंने भारत को बचा दिया। तो जिस प्रकार के हालात हैं, जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, मुझे ध्यान में आता है जिन परिस्थितियों में मैं राजनीति के उस समय के ऊपर आया था और 2004 के बाद की वो सारी परिस्थितियां तो व्यापारी वर्ग से था। वह जो 2004 में जो नीरज मिश्रा की जो हत्या होती है, नहीं बर्दाश्त होता है। इसलिए नहीं बर्दाश्त होता है कि उससे पहले मैं जिलाध्यक्ष रहा था और वो जिलाध्यक्ष रहते हुए उस समय पर युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता, उस समय हमारी कार्यकारिणी का एक पदाधिकारी नीरज मिश्रा भी हुआ करता था। एक बार बैठक में मीटिंग भी हुई, मेरा मिलना भी हुआ था। अब मेरे साथ कोई काम करने वाला व्यक्ति की इस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी जाएगी
तो मित्रों चाहे भले राजनीति में हो ना हो, यदि विद्यालय में भी पढ़ता होगा और आपके साथ में पढ़ने वाले छात्र की यदि हत्या होगी तो बताओ आपके मन पर क्या गुजरेगा। निश्चित रूप से आपके मन पर कोई फर्क पड़ेगा कितना भी किसी भी प्रकार के आपका मन रहा हो। लेकिन मित्रों आया और उसके बाद अब चूंकि संघ से जुड़ा रहा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा, थोड़ा बहुत उस समय पर चाचा स्वर्गीय राम प्रकाश त्रिपाठी जिले के नेता थे, स्वर्गीय बनवारी लाल जी दोहरे जिले के नेता थे। हम लोगों के पारिवारिक संबंध थे, आना जाना था, संघ के साथ में जुड़ाव था। कम से कम जब भी दक्षिणा में जाता था एक बौद्धिक को सुनता ही था। और उसके बाद जब बौद्धिक को सुनता था तो उस समय पर जिस प्रकार की स्थितियां जो हिंदुस्तान के भीतर उत्पन्न हो रही थी, खासकर जो कश्मीर में हमारे साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ केरल में हमारे साथ में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हमारे साथ हुआ, हमारी जनसंख्या को समाप्त कर दिया गया, या बौद्धिक में जो कुछ भी सुनता था वह अपने आसपास घटित होते देखता था, कन्नौज में देखता था। किस प्रकार से संप्रदाय विशेष के लोगों की गुंडागर्दी, किस प्रकार से हमारी बहनों को छेड़ना, हमारी बहनों को छेड़ने के बाद में यदि भाई विरोध कर दे 150-200 की भीड़ जाकर घुस के उसके घरों में जाकर बुरी तरीके से पीटना, बोलने वाला कोई नहीं, मार खाने वाला केवल। यदि यादव ब्राह्मण का झगड़ा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार यादव की मदद करेगी। यादव लोधी का झगड़ा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार यादव की मदद करेगी। लेकिन यादव मुस्लिम का झगड़ा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी चुप हो जाएगी, समाजवादी पार्टी का फिर आवाज नहीं निकलेगी। मित्रों यह सब हम लोगों ने देखा। और जिस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी, हमारे मंदिरों में हड्डी फेंकी जाती थी, डट्टी फेंकी जाती थी, गाजा पर निकलने वाले जुलूस में जिस प्रकार से वहां के ऊपर कन्नौज में मित्रों हमारे मंदिर में थूका जाता था। यही नहीं, आज कालाग्राम की घटना आज भी मुझे याद में है। वहां पर एक पंडित जी के घर के बगल में रहने वाला एक जिहादी, जिसका मकान, वह कट्टरपंथी उनके घर में प्रतिदिन हड्डी फेंकता था, मांस के टुकड़े फेंकता था। और उसके बाद में वो कितनी बार पंडित जी ने शिकायत की और कभी उनकी शिकायत के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और मित्रों पंडित जी को औने में अपना घर उनको कम पैसे में देकर और जाना पड़ा। इस प्रकार के हालात थे। तो जो कुछ बौद्धिक में सुनता था वह कश्मीर मुझे नहीं दिखाई पड़ता था, मुझे तो मेरा कुसुमखोर ही कश्मीर दिखाई पड़ता था। मुझे कश्मीर नहीं दिखाई पड़ता था, मुझे कन्नौज का सिखाना ही कश्मीर दिखाई पड़ता था। जब हमारे पूर्वज बताते थे कभी यहाँ 30% बनिया रहा करते थे, जब वहाँ कुसुमखोर के बगल में रहने वाले लोधी समाज के राजा पुरवा के लोग आते थे और किस प्रकार के उनके बहन बेटियों के साथ में वहाँ के ऊपर रहने वाली वो आतताइयों की बड़ी आबादी किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार करती थी, वो अपने किस्से सुनाते थे। इब्राहिमपुर का वो कठेरिया परिवार जिनकी 50-60 से ज्यादा की संख्या नहीं है और पूरी 90% से भी अधिक आबादी वहां पर उन इस्लामिक जिहादियों की है। और वहां के ऊपर मित्रों वो बेटी की शादी हुई थी, वो शादी में महिलाएं नाच रही थी, गुंडे बैठे हुए वहां के ऊपर क्या नाम है मस्जिद की दीवार के ऊपर बैठकर भक्तियां कस रहे थे, लड़कियों के ऊपर गुट्टियां चला रहे थे। और जब गुट्टियां चलाते हुए जब वहां लोगों ने विरोध किया तो पूरी की पूरी 150 से ज्यादा लोग घुसकर वहां महिलाओं को अपमानित किया, मारा, मुकदमा पंजीकृत हम लोगों ने कराया। मित्रों इस प्रकार के हालात मुझे कश्मीर कन्नौज में होते हुए दिखाई पड़ रहे थे। मित्रों उन परिस्थितियों में उस समय के ऊपर जब मैं भारतीय जनता पार्टी के समय जब राजनीति में आया तो कभी सपने में सोचा ही नहीं था कभी भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी, कभी नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और दिल्ली में पूरी बहुमत से मोदी जी सरकार बनाएंगे। ये तो कभी कल्पना भी हम लोगों ने नहीं की थी। लेकिन 2002 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद में गुजरात में मित्रों एक आशा जरूर मन में लगी थी कि आदमी कुछ करेगा, यह आदमी कुछ करेगा। और मित्रों उसी कारण से एक मोदी को आइकॉन मानकर मित्रों मोदी के पीछे चल दिया। और फिर आप सबने देखा होगा जब राजनीति में आया था तो मैंने कभी जब सोच ही नहीं थी तो यह भी नहीं सोचती कि राजनीति में कोई व्यवसाय करने के लिए आया हूँ, राजनीति में कोई व्यापार करने के लिए आया हूँ, क्योंकि स्वयं व्यापारी था, व्यवसायी परिवार से था। और मित्रों आज भी इतना भगवान ने दिया हुआ है कि कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और निश्चित रूप से कभी किसी के सामने 2 पैसे की बेईमानी नहीं करनी पड़ेगी। और यही कारण है आपने देखा होगा पूरे 5 साल सांसद रहा, तमाम प्रकार के आरोप लगे, लेकिन कोई नहीं कह सकता कभी 1 इंच भूमि भी किसी की मैंने कब्जा कर ली हो। कोई यह नहीं कह सकता 2 रुपया भ्रष्टाचार का मैंने किसी से ले लिया हो। कोई यह नहीं कह सकता किसी से बेईमानी के साथ में किया हो।
और मित्रों, मैंने कभी कोई अनैतिक कार्य करने का काम नहीं किया, हाँ, लेकिन कुछ विवादों में भी घिरा। वह विवाद किस प्रकार के थे? वह विवाद था तहसीलदार को पीट देने का। और मैं जिम्मेदारी से आपके बीच में कह रहा हूं कि मैंने पीटा ही नहीं, मैं बैठा रहा, आप लोग नहीं माने तो हम क्या करें भैया, हम तो कुछ नहीं कर सकते थे। और वहां भी जो घटना थी वह क्यों थी? और उस समय पर जो हमारे वो तमाम सारे लोगों की जो सूची हमारे लोगों की तरफ से दी गई थी, हमारे गाँव में रहने वाले वह गरीब लोग, वो लॉकडाउन में जिनके पास में भोजन की व्यवस्था नहीं थी और पैसा सरकार खर्च कर रही थी, भोजन बांटा जा रहा था और वो पैसा खाया जा रहा था, किसी के पास नीचे नहीं पहुंच रहा था। और जब मैंने शिकायत की तो उसने उसको उल्टा जब मुझसे अभद्रता की, और फिर अभद्रता जो कर दे मित्रों, फिर तो मुझे बर्दाश्त नहीं, आप जानते हो, फिर या तो मैं रहूंगा या तुम रहोगे। और मित्रों फिर वही हुआ। और उसके बाद यही स्थिति मित्रों, वह दरोगा के साथ में जो अभद्रता हुई, उस दरोगा को भी मैंने कभी एक भी गड्ढा मैंने नहीं मारा, वो बगल में खड़ा हुआ आदमी उसने मार दिया, वो आरोप मेरे ऊपर आया। अब वो भी क्यों आया? अरे भैया, तुम मेरे कार्यकर्ता को उठा ले जाओगे, बगैर वजह उठा ले जाओगे, बताएगा कि हम युवा मोर्चा के जिला के पदाधिकारी हैं, उसके बाद कह रहे सारा गुंडा है, ये सब कहोगे तो तुम उसको थोड़े ना कह रहे हो, तुम हमको कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी का नेता मैं हूँ। कहते तुम मेरा इस प्रकार का अपमान कर दोगे मेरे कार्यकर्ता के नाते, तो बताओ फिर क्या होगा? फिर जो होगा सो होगा। और मित्रों वहां तक हुआ, लेकिन कभी भी ऐसा कोई भी आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा कि जिसमें मित्रों कभी भाजपा के कार्यकर्ता का सर नीचे दिखा हो। लेकिन निश्चित रूप से आज परिस्थितियां बदल गई हैं। अब तो मेरे ऊपर कोई मेरे साथ कोई ऐसा मर्यादा वाला पद भी नहीं है जिसमें मुझे मर्यादा की रक्षा करनी पड़े। अब तो रक्षा केवल हमारे कार्यकर्ताओं की करनी है और रक्षा कन्नौज के गरीबों की करनी है। और इसके बीच में फिर जो भी आएगा तो मित्रों अब तो पाला खींच गया है, अब तो जो होगा देखा जाएगा। मैंने कभी विरोधी को अपना विरोधी नहीं माना, विरोधी तो विरोधी होता ही है। अरे वो तो लाइन खींचा है, उस पार खड़ा है, अरे विरोधी तो विरोधी है। लेकिन भैया जो यहाँ रहते हैं और उसके बाद डसते हैं, माने आस्तीन में रहकर और उसके बाद डसते हैं और समझते हैं हम कुछ जानते ही नहीं है। सब जानते हैं, वक्त आएगा बेटा कहीं तो फंसोगे, और जहां फंसोगे तब तुम्हें समझ में आएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। आप लोगों ने कहा कि भाई उनने अपने आदमी नहीं बनाए। अब आदमी क्या होता है? अरे भैया, हमने भारतीय जनता पार्टी को जानते, हम आदमी तो जानते नहीं है। हमें तो ये तो था नहीं कि हम 100 लोगों को बना ले, कल हमें बसपा में जाना है, हम 50 लोगों को बना ले, हमें कल सपा में जाना है। और ये जो लोग बनेंगे तो कैसे बनेंगे? ये लोग बनेंगे तो भ्रष्टाचार करेंगे, और ये भ्रष्टाचार किसके साथ करेंगे? अधिकार किसके साथ करेंगे? और कितनों को बेईमानी करा दूंगा, कितनों को पूरी लोकसभा में करा दूंगा। तो 100 लोगों को, 200 लोगों ने 500 लोगों को वोट दिया, 4,63,000 लोगों को, या 50 लोगों को अरबपति बनाकर क्या कोई भला हो जाएगा क्या? जो काम समाजवादी पार्टी में था वही काम मैं भी करने लगूंगा। तो भैया मैं तो ना तो खाऊंगा और ना ही किसी को खिलाऊंगा। यह बिल्कुल सीधी सी बात मित्रों तय किया। लेकिन आप बताइए मित्रों, निश्चित रूप से आज जिस प्रकार की स्थितियां हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, आज पूरे जो वैश्विक हालात हैं और जिस प्रकार से हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ जो षड्यंत्र शुरू हो गए हैं, जिस प्रकार से आज संसद के भीतर हिंदुओं को हिंसक राहुल गांधी ने बोला, और यही नहीं, अयोध्या के मूवमेंट को भी जिस प्रकार से उसने कहा कि हमने अयोध्या के मूवमेंट को हरा दिया। अयोध्या का मूवमेंट बोले लाल कृष्ण आडवाणी के शुरू किया हुआ वह मूवमेंट जिसके केंद्र में अयोध्या है, उस मूवमेंट को हमने हरा दिया। यह बात राहुल गांधी ने कही। मित्रों सोचो समझो, अगर नहीं समझ में आएगा तो तुम्हारी हस्तियां मिट जाएंगी, मेरी बात लिख कर जाना। मित्रों कितनी बड़ी बात कहती है। यह अयोध्या का आंदोलन जब भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था, यह अयोध्या का आंदोलन तो सन 1528 में जब अयोध्या में बना हुआ राम मंदिर जब ध्वस्त किया गया था, उसके दूसरे दिन से ही आंदोलन शुरू हो गया था। इस देश के हिंदुओं का आंदोलन था, भले ही परिस्थिति कोई रही हो, उस आंदोलन को ताकत देने का काम उस समय पर आडवाणी जी ने किया। और मित्रों उस आंदोलन को आज उन्होंने बताया कि हमने आंदोलन को हरा दिया। अरे आंदोलन तो उसी दिन सफल हो गया था जब 6 दिसंबर सन 1992 में अयोध्या में खड़ा हुआ कलंक को ध्वस्त किया गया था। आंदोलन तो उसी दिन पूरा हो गया था मित्रों, उसी दिन पूरा हो गया था। इसलिए मित्रों अब इस बात को समझना, यह राजनीति का चुनाव ही युद्ध है। इस युद्ध में ही सरकार बनती है और सरकार अपनी मानसिकता से चलती है। कैसी मानसिकता की सरकार चाहिए? मोदी की मानसिकता की सरकार चाहिए या राहुल की हिंदू विरोधी मानसिकता
की सरकार चाहिए, आपको तय करना है। इसलिए भाजपा को मजबूत करना है, क्योंकि अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है। मैं यही अपील करते हुए आप सभी से अपनी बात को समाप्त करता हूं।